हेलो बच्चों, एस एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th क्लास के हिस्ट्री पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एकदम VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन है और इसको हम लोग चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते थे। तो इटली और जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, इस सभी के सभी जो देश आते थे, इस सब के सब किसके आते थे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया तक किस महादेश के अंतर्गत आते थे। तो यूरोप के अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत आते थे, यूरोप के अंतर्गत। मतलब इटली और जर्मनी अगर बात कर लें तो वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है, यूरोप के अंतर्गत। और अगर हम बात कर लें तो इंग्लैंड जो भारत में अपनी शासन स्थापित किया था, मतलब कि जो भारत को अपना उपनिवेश बनाया था, तो यह भी कहाँ का था, तो यह भी यूरोप महादेश के ही था। कौन, इंग्लैंड। इंग्लैंड कहाँ का था, इंग्लैंड जो था वह यूरोप महादेश के ही था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। तो देखिए फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया। तो देखिए फ्रांस में जो है वियना कांग्रेस के द्वारा जो पुनः स्थापना किया गया था, तो कौन से वंश था, हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। तो कौन सा वंश हो जाएगा, बुर्बो वंश हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना हुआ था वियना कांग्रेस के द्वारा, तो बुर्बो वंश को किया गया था। किसको किया गया था, बुर्बो वंश को। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध जो था किस संगठन से था, तो मेजनी एक संगठन का सदस्य था और उस संगठन का नाम था लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हिटारिया, डायट। तो उस संगठन का नाम था कार्बोनरी। मेजनी एक संगठन से बिलोंग करता था, एक संगठन का सदस्य था, उस संगठन का नाम क्या था, कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी संगठन से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली एवं जर्मनी को जब एकीकरण किया जा रहा था, जब इटली और जर्मनी दोनों का एकीकरण किया जा रहा था, तो उसका विरोध कौन कर रहा था, उसके विरोध में कौन था। तो इटली और जर्मनी ये दोनों का जब एकीकरण हो रहा था, एक हो रहा था, तो इसके विरोध में ऑस्ट्रिया था। यानी इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा, ये चारों ऑप्शन में हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो देखिए काउंट काबूर जो है उसको, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल जो है वह, मतलब काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल किस पद पर नियुक्त किया था, किस पद पर काम करने के लिए उसे बैठाया था। तो विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। विक्टर इमैनुअल को काउंट काबूर जो है किस पद पर नियुक्त किए थे, तो प्रधानमंत्री के पद पर। तो ऑप्शन में हम लोग कौन सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। यानी सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री में कौन सही होगा, प्रधानमंत्री सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो देखिए गैरीवाल्डी पेशे से, मैंने गैरीवाल्डी अपना का काम अपना क्या था, तो गैरीवाल्डी जो था पेशे से एक नाविक थे। गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे, नाविक थे। यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही होगा, सिपाही, किसान, जमींदार और नाविक में कौन सही होगा, हमारा नाविक सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। यानी गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे, नाविक थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन,
जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। लुई 18वां नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय बिस्मार्क में कौन हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। जर्मन राज्य का निर्माण किया था। क्लियर है? पानी लेके आऊं था। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो ना अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो जालबेरिन एक संस्था थी, और जालबेरिन एक कैसी संस्था थी? तो क्रांतिकारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, विद्वानों की संस्था थी, पादरियों एवं सामंतों की संस्था थी। तो जालबेरिन जो था वह व्यापारियों की संस्था थी। जालबेरिन एक संस्था थी, तो किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो देखिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम में कौन हो जाएगा? हमारा आंसर बिस्मार्क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वह हुई थी 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए में है 1864, 1866, 1870, 1871। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो नेपल्स की क्रांति 1820, 1821, 1822, 1823। तो देखिए नेपल्स की जो क्रांति हुई थी, नेपल्स की जो क्रांति हुई थी वह हुई थी 1821 में। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में हुई थी नेपल्स की क्रांति। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो देखिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है वह हुआ था कहाँ में? तो इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ में हुआ था? इंग्लैंड में। तो देखिए हमारा ऑप्शन फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो देखिए यूनान को अपना एकदम स्वतंत्र राष्ट्र जो घोषित किया गया था वो किया गया था 1832 में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो कब किया गया था? 1832 में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 1835, 1832, 1842, 1830। तो कौन हो जाएगा सही? हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 1832। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो देखिए कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ, मतलब कार्बोनरी संगठन की स्थापना जो हुई वह किस वर्ष हुई? तो कार्बोनरी संगठन की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। कार्बोनरी संगठन की स्थापना जो हुई थी वो 1810 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन देख लीजिए 1832, 1815, 1810, 1831। तो कब हुई थी? 1810 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी, एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो वह 1829 में हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 में। तो हमारा ऑप्शन
ए बी सी डी में देखेंगे तो 1828, 1829, 1830, 1831 तक कौन हो जाएगा 1829 हो जाएगा। एड्रियानोपुल की संधि हो जाएगा 1829। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो एड्रियानोपुल की जो संधि हुई वह किन दो देशों के बीच हुई? तो एड्रियानोपुल की जो संधि हुई वह हुई तुर्की और रूस के बीच, तुर्की और रूस के बीच हुई थी एड्रियानोपुल की संधि। तुर्की और कहाँ हुई थी? रूस के बीच हुई थी। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ? तो सेडोन का युद्ध जो हुआ वह किसके बीच हुआ? तो सेडोन का युद्ध जो हुआ, सेडोन का जो युद्ध हुआ वह हुआ फ्रांस और प्रसा के बीच। ये सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ? तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ। सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ, और प्रसा के बीच हुआ सेडोन का युद्ध। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी ए में है फ्रांस और ब्रिटेन, बी में ब्रिटेन और फ्रांस, सी में है फ्रांस और प्रसा, डी में है प्रसा और रूस। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो देखिए पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचला था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस ने। तो देखिए ऑप्शन रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला? रूस ने कुचला। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो देखिए सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था कहाँ? तो सेडोन में हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ? तो सेडोन में हुआ। कहाँ हुआ? सेडोन में हुआ। कहाँ हुआ? सेडोन में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? देखिए यूरोप वासी जो हैं वह किस देश का ज्ञान विज्ञान के लिए एकदम प्रेरणा स्रोत थे? कौन, किस देश? तो ये आता है देश का नाम यूनान। कौन सा देश? यूनान। कौन सा देश है? यूनान, जिसके साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान के लिए मतलब यूरोप वासी जो थे प्रेरणा स्रोत थे यूनान के साहित्य और ज्ञान विज्ञान से। तो चलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन जाएगा सही? बी, जर्मनी, यूनान, तुर्की और इंग्लैंड में ऑप्शन नंबर बी कौन हो जाएगा सही? यूनान। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? तो युवा इटली संस्था का विकास किया था मेजनी ने। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? मेजनी ने किया था। युवा इटली संस्था का विकास मेजनी ने। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, मेजनी। मेजनी ने, काउंट काबोर ने, गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क नहीं बल्कि यहाँ पर बिस्मार्क होना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन? मेजनी ने। कौन हो जाएगा? मेजनी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क जो था निम्न में से क्या था? तब बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तब बिस्मार्क जो था वो वह कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ था बिस्मार्क, कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क जो था वह क्या था? कूटनीतिज्ञ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो देखिए सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था विक्टर इमैनुअल। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल। इमैनुअल, इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल। ठीक है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा सही? सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे? जब यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो एक ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे। तो कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे उनका नाम था लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन, उनका नाम क्या था? लॉर्ड बायरन। देखिए
ऑप्शन ए में लॉर्ड बायरन, बी में कासूत, सी में फ्रांसीसी डिक, डी में विलियम प्रथम। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने किया? तो जालवेराइन की स्थापना प्रसा ने किया था। किस राज्य ने किया था? तो प्रसा ने किया था। जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? तो प्रसा ने किया था। जालवेराइन की स्थापना किसने किया था? तो प्रसा ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? तो देखिए हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की जो भाषा थी वो वह थी मैंगार। मैंगार था, मैंग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी? मैंग्यार, यानी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मैंग्यार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो देखिए यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो ऑप्शन देख लेते हैं, रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। तो यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की पराजय हुई। किसकी हुई? तो तुर्की की पराजय हुई यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मरियान जो थी वह किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो यहां पर थोड़ा सा मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो फ्रांस की। मरियान किस देश की थी? तो फ्रांस की थी। किस देश के? तो फ्रांस के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी में कौन हो जाएगा सही? ए। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? और एक बात और ध्यान दे लीजिए, ये जो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारा। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है किसको? यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688, 1707, 1788, 1807। तो किस वर्ष पारित हुआ एक्ट ऑफ यूनियन? तो 1688 में पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में पारित हुआ एक्ट ऑफ यूनियन। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां पर बुर्बो राजवंश का शासन था। कौन सा राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश का शासन था। बुर्बो राजवंश का शासन था। बुर्बो राजवंश का शासन था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? 1789, 1791, 1801, 1804। तो नेपोलियन संहिता जो है वो वह 1804 में लागू हुआ। 1804 में लागू हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क को कितना युद्ध करना पड़ा? तो जर्मनी को एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क को करना पड़ा था 3 युद्ध करना पड़ा था। कितने युद्ध? 3 युद्ध। तो 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही? सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र जो है वह सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ पर देखिए ब्रिटेन, रूस,
फ्रांस, जर्मनी, तो कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो हमारा हो जाएगा आंसर सही जर्मनी। कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने। तो किसने प्रस्तुत किया था? रूस ने। किसने प्रस्तुत किया था? रूस ने पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत किया था। किसने किया था? रूस ने प्रस्तुत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? जियोवर्टी, कावोर, मेजनी, गैरीवाल्डी। तो यंग इटली के संस्थापक थे हमारे मेजनी। कौन थे? मेजनी। कौन थे? मेजनी। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, फ्रांस के किस राजा ने कहा था? फ्रांस के किस राजा ने कहा था? अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। तो अंग्रेजी राजा की अपेक्षा मतलब शासन करने की भांति लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। लुई 16वां, नेपोलियन पापा ने, लुई नेपोलियन ने, चार्ल्स दसम ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन कहे थे? चार्ल्स दसम ने कहे थे। चार्ल्स दसम बात बोले थे कि हम लोग जो हैं अंग्रेजी शासन की, फ्रांस के किस राजा ने कहा था? तो अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। कि ओकरा शासन से अच्छा है कि हम कौची काटना पसंद करूंगा? लकड़ी काटना। कौन कहा था? चार्ल्स दसम कहे थे। कौन कहे थे? चार्ल्स दसम कहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का शासक जो था नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। तो प्रसा का शासक जो था, प्रसा का शासक विलियम प्रथम। कौन था? विलियम प्रथम। यानी प्रसा का शासक अगर हम बात कर लें तो वह कौन थे? विलियम प्रथम। कौन थे? विलियम प्रथम थे। कौन थे? विलियम प्रथम थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? देखिए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यूरोप का मरीज जो है रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। तो रूस का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो देखिए नेपोलियन जो है जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेडेंस संघ, सेल्पाइन संघ, राइन संघ। इनमें किसी की नहीं, तो राइन संघ की स्थापना की थी। किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? वियना की संधि, कस्तुनतुनिया की संधि, प्राग की संधि, एड्रियानोपुल की संधि। तो किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एड्रियानोपुल की संधि, एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा, एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा जो है वह यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी, यही संधि के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यंग यूरोप की स्थापना काउंट कावूर, मेजनी, बिस्मार्क, गैरीवाल्डी। बताइएगा आप लोग कौन होगा? तो हमारा मेजनी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मेजनी। मेजनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मेजनी, क्योंकि पीछे भी एक क्वेश्चन दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? नवगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नवगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। तो नवगुएल्फ आंदोलन जो था वह कहाँ हुआ था? देखिए नवगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। तो हमारा इटली में हुआ था नवगुएल्फ आंदोलन।
कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हमारा नब्बे एल्फ आंदोलन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रसा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जोर। तो मेटरनिक जो था वह था ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? पीछे भी एक क्वेश्चन आया था। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1810, 1815, 1830, 1848। तो कार्बोनरी की स्थापना जो हुई थी 1810 ईस्वी में हुई थी। 1810 ईस्वी में। पीछे भी हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र। तो 1830 की क्रांति के बाद अगर बात कर ले तो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी 1830 के क्रांति के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन जो किया था वह किया था बिस्मार्क ने, कावूर ने, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने। तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी। कौन किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। कौन किया था? गैरीबाल्डी ने। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो देखिए राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म माना जाता है वो वह किस घटना से? पुनर्जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, गौरवपूर्ण क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म होता है वो वह पुनर्जागरण से होता है। किससे होता है? पुनर्जागरण काल से होता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? ए हो जाएगा सही। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति जो थी वह किसने अपनाई थी? तो वह रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने, गैरीबाल्डी ने। तो रक्त और लौह की नीति जो अपनाई थी वह अपनाई थी बिस्मार्क ने। कौन अपनाया था? बिस्मार्क ने अपनाया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब आज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध, सेडॉन का युद्ध। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडॉन के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? सेडॉन के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग पूरा 50 क्वेश्चन यूरोप में राष्ट्रवाद को कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए वीडियो ऑब्जेक्टिव का। और ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जेक्टिव बनाया गया है वीडियो में, उससे एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं आएगा। उससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर आने वाला नहीं है। ये 50 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो यूरोप में राष्ट्रवाद आज कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर के लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास। चलिए।